ये कहानी सेट है 1994 में, जहाँ एक छोटी सी टाउन शेडीसाइड के मॉल में एक बुक स्टोर से शुरुआत होती है। हैदर वहाँ कैशियर का काम करती है और उसने अपने दिन का आखिरी कस्टमर भी चेकआउट कर दिया है। जैसे ही वो स्टोर बंद करने वाली होती है, तभी उसे उसके दोस्त रायन का फोन आता है, जो उसी मॉल में हेलोवीन शॉप में काम करता था। मगर कॉल के बीच में ही रायन की आवाज कट जाती है, जिससे परेशान हैदर उसे ढूंढने के लिए स्टोर के बाहर जाती है। तभी उसे जेनिटर मार्टिन दिखता है और फिर अचानक पीछे से रायन आकर उसे डरा देता है। हैदर उससे पूछते है कि क्या वो रात में उसे घर छोड़ देगा, जिस पर रायन हाँ कहता है, लेकिन बोलता है कि पहले उसे हेलोवीन शॉप बंद करनी होगी। दोनों फिर अलग हो जाते हैं और तभी रायन को कोई फुसफुसाकर उसका नाम लेता सुनाई देता है, लेकिन हैदर कहती है कि उसने तो कुछ नहीं कहा। बाद में जब हैदर बुक स्टोर बंद करने ही वाली होती है, तभी एक बुक अचानक से शेल्फ से गिरती है और वो उसे चेक करने जा रही है। तभी हेलोवीन स्कल मास्क पहने एक आदमी अचानक उस पर हमला कर देता है, लेकिन हैदर किताब से खुद को बचा लेती है और वहाँ से भागती है। वो दौड़ते हुए हेलोवीन शॉप तक पहुँचती है और रायन को ढूंढती है, साथ ही 911 को कॉल भी करती है, लेकिन उसे फ़ोन छोड़ना पड़ता है क्योंकि स्कल मास्क उसकी ओर बढ़ रहा था। हैदर धीरे धीरे छुपते हुए निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मॉल में कई लोग मरे हुए मिलते हैं। आखिर में वो खुद भी पकड़ी जाती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और इसी दौरान वो किलर का मास्क उतारती है। वो कोई और नहीं बल्कि रायन ही होता है। तभी शेरिफ निक गुड आता है और रायन को गोली मार देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हैदर दम तोड़ देती है। फिर फिल्म का इंट्रो शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि रायन ने उस रात 8 लोगों को मारा था। फिल्म में 2 टाउन इम्पोर्टेंट है, शेडीसाइड जहाँ बार बार ऐसे मर्डर होते हैं और जिसकी हालत हमेशा खराब रहती है, और सनीवेल जो हमेशा खुशहाल नजर आता है। अगले सीन में एक लड़की डीना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सैम को एक लेटर लिखती है। फिर वो नीचे जाती है जहाँ उसका भाई जोश ऑनलाइन फॉर्म पर कल रात के मर्डर के केस पर डिस्कशन कर रहा होता है। जोश और वो इंसान जिससे वो बात कर रहा है, दोनों मानते हैं कि शेडीसाइड की विच सारा फिर एक बार फिर से बदला लेने आई है। टीना से कंप्यूटर से हटाती है और दोनों में बहस हो जाती है। जोश ने शेडीसाइड के मर्डर की गहराई से रिसर्च की थी और उसके पास एक आर्टिकल भी था सैराफियर के बारे में। फिर दोनों स्कूल जाते हैं जहाँ स्कल मास्क किलर की खबरें फैल चुकी थी और पता चलता है कि हैदर डीना की स्कूल फ्रेंड थी। लोग मजाक में कह रहे थे कि सारा फियर वापस आ गई है। डीना अपनी बेस्ट फ्रेंड केट और साइमन से बाथरूम में मिलती है, जहाँ केट बताती है कि उसने फिर से ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया है, जिनसे पहले साइमन के भाई टिमोथी की जान चली गई थी, लेकिन उसे दोबारा जिंदा कर लिया गया था। अब मर्डर की वजह से शेडी साइड के सारे स्टूडेंट्स सनीवेल जाते हैं एक कैंडल लाइट विगल में हिस्सा लेने, जहाँ मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। सनीवेल पहुंचने पर साफ दिखता है कि वहाँ की बिल्डिंग्स शेडी साइड से कितनी अच्छी हैं। विगल के दौरान डीना अपनी एक्स सैम को देखती है, जो अब किसी और के साथ थी, जिससे डीना को जेलसी होती है और वो अकेले में बैठ जाती है। लेकिन सैम भी वहाँ आ जाती है और दोनों के बीच ब्रेकअप को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। सैम सनीवेल इसलिए गई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया था, लेकिन डीना को लगता है कि सैम अपनी सेक्सुअलिटी से भाग रही है क्योंकि 1994 में लेस्बियन होना आसान नहीं था। तभी सैम का नया बॉयफ्रेंड पीटर गुस्से में आकर कहता है कि शेडी साइड को जलाकर खत्म कर देना चाहिए। ये बात सुनकर शेडी साइड और सनीवेल के बच्चों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। जब बाद में सब शेडी साइड लौट रहे होते हैं, तब पीछे से एक कार आती है और उसमें से कुछ लोग बस पर बॉटल्स फेंकने लगते हैं। पता चलता है कि सैम उसी कार में है और अपने बॉयफ्रेंड पीटर से कहती है कि वो ये सब बंद करे। डीना और केट एक बकेट का सामान उस कार पर फेंक देते हैं, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सैम जंगल में गिर जाती है। उसका सिर घूम रहा होता है और जब उसका खून जमीन पर गिरता है तो कुछ अजीब होने लगता है। डीना और बाकी सब उसके पास आते हैं और सैम खून की उल्टियाँ करती है, जिससे साइमन की शर्ट और डीना की शूज पर खून लग जाता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और सैम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि बाकी बच्चों से शेरिफ ने कुछ पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं बताता। पीटर जाते जाते डीना को धमकी देता है। अगली रात डीना टीवी पर मॉल मर्डर की न्यूज़ देख रही थी, जिससे पता चलता है कि रायन टॉरस ही किलर था और वो भी उसी रात मारा गया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो देखती है कि कोई स्कल मास्क पहने उसके यार्ड में खड़ा है। उसे लगता है कि ये पीटर है और वो वापस अंदर चली जाती है। केट अपने पड़ोस के 2 बच्चों को बेबीसिट कर रही होती है और उसे कहती है कि ड्रग्स छोटे बैग्स में भरो ताकि वो बेच सके। साइमन भी वही था और अभी तक वही खून से सनी शर्ट पहने हुए था, जिसे देखकर केट उसे डांटती है और वो शर्ट उतार देता है। तभी डीना का फोन आता है और वो बताती है कि पीटर अब उन पर मास्क पहनकर प्रैंक कर रहा है। थोड़ी देर में केट और साइमन खिड़की टूटने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि स्कल मास्क वाला बंदा साइमन की शर्ट का टुकड़ा लेकर भाग गया और उसमें अब छेद हो चुके थे। अब उन्हें लगता है कि मामला ज्यादा बिगड़ चुका है, इसलिए बच्चों को पास वाली मिसेस लेन के घर छोड़कर वो डीना के घर जाते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि हॉस्पिटल जाकर सैम से बात करनी चाहिए।
विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन केट और साइमन की ड्रग सप्लायर नर्स बेडी की मदद से वो अंदर पहुंच जाते हैं। डीना जाकर सैम पर चिल्लाने लगती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये सब प्रैंक किया है, लेकिन सैम को कुछ भी पता नहीं होता। वो बताती है कि पीटर तो हॉस्पिटल में ही है। तभी पीटर वहां आ जाता है और दोनों लड़कियां झगड़ने लगती हैं। तभी स्कल मास्क आकर पीटर को पीछे से चाकू मार देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। सब भागने लगते हैं। डीना और सैम रिसेप्शनिस्ट टेबल के पीछे छुप जाती हैं, जबकि केट, साइमन और जॉश कार लेने जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट मर चुकी है। सैम जोर से चिल्लाती है और दोनों किलर से लड़ते हुए उसका मास्क गिरा देते हैं, और वो फिर से रायन टॉरस ही निकलता है, जो पहले ही मर चुका था। डीना हैरान रह जाती है और सैम को लेकर एक एम्बुलेंस में बैठ जाती है और सब वहां से भागते हैं। दूसरी ओर मार्टिन, जो मॉल का जैनिटर था जिसे जेल में रखा गया था, और शेरिफ गुड उस पर मॉल की दीवारें खराब करने का इल्जाम लगाता है, क्योंकि उसके पास स्प्रे पेंट मिला था। लेकिन मार्टिन ये बात नकारता है। वही सैम और डीना पुलिस स्टेशन जाते हैं, ऑफिसर को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो उन पर यकीन नहीं करता, क्योंकि रायन टॉरस तो बहुत पहले ही मर चुका था। अब ये सारे बच्चे निक गुड के पास जाते हैं ताकि उसे सच का यकीन दिला सके, लेकिन वो भी उनकी बातों को मानने से इनकार कर देता है। पुलिस स्टेशन के बाहर साइमन अपने दोस्तों से बोलता है कि वो पेशाब करने जा रहा है। बाहर जाकर जैसे ही वो फ्री होता है, तभी उसे एक औरत की धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई देती है और वो उसकी तरफ खींचता चला जाता है। उधर डीना को पता चल चुका था कि अब पुलिस उनकी हेल्प नहीं करने वाली, तो वो अचानक ऑफिसर पर झपटती है, जैसे वो बहुत गुस्से में हो, लेकिन असल में वो उसकी गन चुराने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ साइमन को जिस औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो दरअसल एक रेजर ब्लेड पकड़े हुए खड़ी थी और अचानक ही उस पर हमला कर देती है। साइमन बीच सड़क पर उस औरत से जूझ रहा होता है, तभी डीना वहां पहुंचती है और उसे 2 गोलियां मार देती है। सबको लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो औरत फिर से जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। सब डर कर वहाँ से भागते हैं और वापस डीना के घर लौटते हैं, ताकि वो सब कुछ समझने की कोशिश कर सके। साइमन बताता है कि उस औरत ने उस पर बहुत पुरानी स्टाइल की रेजर से अटैक किया था। जोश ये सुनते ही कुछ सोच में पड़ जाता है और सबको शेडी साइड के पुराने सीरियल किलर्स की न्यूज़ क्लिप्स और आर्टिकल्स दिखाने लगता है, जो उसने सालों से इकट्ठा कर रखे थे। उन्हें पता चलता है कि जिसने साइमन पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि रूबी लेन थी, जिसने 3 साल पहले कई लोगों को मारा और फिर अपनी कलाई काटकर खुदकुशी कर ली थी। फिर जोश उन्हें बाकी पुराने किलर्स के बारे में बताता है, जैसे 1978 में कैंप नाइटविंग वाला मास्क्ड किलर और सबसे पुराना किलर पेस्टर मिलर, जो 1666 का था। ये सब जानकर सैम थोड़ी परेशान होकर कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन डीना उसके पीछे जाती है और दोनों के बीच फिर से सुलह हो जाती है। अंदर जोश सबको समझाता है कि ये सब असल में एक चुड़ैल सारा फियर की वजह से हो रहा है, जो 1666 में मारी गई थी, और अब वो अपनी शराब के जरिए शेडी साइड से बदला ले रही है। कहते हैं कि मरने से पहले सारा फियर ने खुद अपना हाथ काट दिया था, ताकि वो इस जमीन पर अपना शराब छोड़ सके। जोश को पूरा यकीन हो चुका है कि ये सारी कहानियां और लेजेंड सच हैं। केट भी मानती है कि इस बार मामला अलग है, क्योंकि पहले जहां किलर्स इंसान होते थे, अब तो मरे हुए किलर्स कब्र से बाहर आकर इन्हें ही टारगेट कर रहे हैं। तभी सैम आकर बताती है कि एक्सीडेंट वाली रात उसे एक विजन आया था, जिसमें उसने उस चुड़ैल को देखा था। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाना चाहिए जहाँ सैम गिरी थी। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जगह असल में सारा फियर की कब्र है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सैम ने उस कब्र को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वो मिलकर सारी हड्डियां वापस सही जगह पर रखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो काम ऑलमोस्ट खत्म कर रहे होते हैं, सैम को फिर से नाक से खून आ जाता है। इस बीच जोश बाहर निगरानी रख रहा था और तभी कैंप नाइटविंग वाला किलर वहां से सीधे सैम की तरफ बढ़ता है। सब भागकर कार में बैठते हैं और सब डर के मारे ये सोचने लगते हैं कि इस श्राप को कैसे खत्म किया जाए। सैम बताती है कि उसके विजन में उसे समझ आया कि ये किलर्स पूरे ग्रुप के पीछे नहीं है, वो सिर्फ उसी को मारना चाहते हैं, यानी सैम को। डीना और साइमन इसलिए टारगेट हो रहे हैं क्योंकि उनके कपड़ों पर अब भी सैम का खून लगा हुआ है। अब सब मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं, जिसमें सैम को एक चारे की तरह यूज किया जाएगा। ये सब स्कूल जाते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं ताकि खून वाली चीजें हटा सके, और फिर प्लान को अंजाम देने की तैयारी करते हैं। डीना, साइमन, केट और जॉर्ज स्कूल की हॉल में खड़े होकर किलर्स का इंतजार करते हैं और सैम बाथरूम में छुप जाती है। कुछ देर में स्कल मास्क, रूबी लेन और कैंप नाइटविंग किलर एक एक करके वहां पहुंचते हैं और बाथरूम में घुस जाते हैं, लेकिन सैम तो पहले ही वेंट से निकल चुकी थी। तभी बाकी सब बाथरूम को बाहर से लॉक कर देते हैं और अंदर सबको जला देते हैं। जब वो वापस अंदर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो सारे किलर्स फिर से जिंदा हो गए हैं और अब सब भागकर क्लासरूम में छिप जाते हैं। अब उनके पास कोई आइडिया नहीं बचा होता। जोश दोबारा अपने पुराने आर्टिकल्स देखता है और इस दौरान बाकी सब लड़ने लगते हैं।
सैम अब खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है और हॉल में जाकर किलर्स का सामना करने को तैयार हो जाती है। तभी जोश को एक नई बात पता चलती है। 1978 में एक लड़की थी सी बर्मन, जिसने कैंप नाइटविंग का मैसेकर झेला था और वो अकेली ही सर्वाइवर थी जिसने खुद चुड़ैल को देखा था। डीना उसके लैंडलाइन नंबर पर कॉल करती है, लेकिन सिर्फ वॉइसमेल पर ही बात हो पाती है। डीना पूछती है कि उसने उस रात कैसे सर्वाइव किया था। फिर सैम एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि सी बर्मन कुछ मिनटों के लिए मर गई थी और मेडिक्स ने उसे फिर से जिंदा किया। अब सबको सोल्यूशन मिल जाता है। सैम को मारना होगा और फिर उसे वापस जिंदा करना होगा। फिर सब क्लासरूम की खिड़की से कूदते हैं और साइमन के ग्रोसरी स्टोर में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ गुड एक अजनबी घर के दरवाजे में एक डरावनी चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। अब ग्रोसरी स्टोर में ये सब डिसाइड करते हैं कि साइमन के भाई टिमोथी की तरह सैम को ड्रग्स ओवरडोज देंगे और फिर एपिपेन से रिवाइव करेंगे। जोश, केट और साइमन सैम के खून को अपने ऊपर लगा लेते हैं ताकि किलर्स डिस्ट्रैक्ट हो सके। फिर सब अलग अलग स्टोर में फैल जाते हैं और डीना सैम के साथ रहती है ताकि उसे सही से ड्रग्स दे सके। फिर सैम दवाइयाँ लेने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब उल्टियाँ कर देती है। डीना घबरा जाती है, लेकिन केट मदद के लिए आती है और फिर डीना सैम को लेकर भागती है। अब टाइम खत्म हो रहा था और तभी डीना को लॉबस्टर टैंक दिखता है, तो वो सोचते हैं कि सैम को डुबाकर मारा जा सकता है। दूसरी ओर केट छुपने की कोशिश करती है, लेकिन स्कल मास्क उसे पकड़ लेता है और ब्रेड स्लाइसर में उसका सिर घुसा देता है, जिससे उसका सिर टुकड़ों में कट जाता है। रूबी लेन स्टोरेज रूम में साइमन को ढूंढ लेती है, लेकिन साइमन किसी तरह बच निकलता है। तभी कैंप नाइटविंग किलर जोश पर हमला करता है। इस बीच डीना और सैम लॉबस्टर टैंक के पास होते हैं और डीना उसे डुबाने की कोशिश करती है। जोश और साइमन अब भी भाग रहे होते हैं, लेकिन जब वो केट की कटी हुई लाश देखते हैं तो रुककर डर से सुन्न हो जाते हैं। अब जोश की जान खतरे में थी और स्कल मास्क उसे मारने ही वाला था। वहीं कैंप नाइटविंग किलर और रूबी लेन डीना और सैम की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी सब किलर्स अचानक गायब हो जाते हैं क्योंकि सैम अब मर चुकी थी और जोश और डीना जल्दी से उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। उसकी छाती पर कई एपिपिन्स मारते हैं, लेकिन वो नहीं जागती। तब डीना कुछ सीपीआर देती है और कुछ देर बाद सैम वापस जिंदा हो जाती है। डीना उसे गले लगाकर राहत की सांस लेती है। अगली सुबह ये सब फिर से पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ शेरिफ गुड इनसे पूछताछ करता है, लेकिन सब मिलकर एक और झूठी कहानी बनाते हैं कि उन्हें कोई अनजान किलर मिला जिसने साइमन और केट को मार डाला। जोश और सैम बाहर डीना का इंतजार करते हैं। तभी उन्हें जेनिटर मार्टिन मिलता है, जो जोश से कहता है कि उसे इन हथकड़ियों से आजाद कर दो। जोश उसे एक पेपर क्लिप देता है और मार्टिन बदले में उसे अपना बिजनेस कार्ड थमाता है। बाहर सैम की माँ उसका इंतजार कर रही होती है और वो डीना को पसंद नहीं करती, लेकिन सैम को अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जान चुकी है कि अब उसे अपनी सच्चाई छुपानी नहीं है। उसी रात दोनों डीना के घर साथ में टाइम बिता रहे होते हैं। तभी डीना को फोन आता है और वो कॉल होती है सी बर्मन की। सी बर्मन कहती है कि विच को हराना नामुमकिन है क्योंकि रूल्स वो बनाती है। ये सब खत्म नहीं हुआ और अब किसी डरावनी गुफा के अंदर सैम का नाम रायन टॉरस के नाम के नीचे लिखा जा चुका था। डीना पीछे मुड़ती है और देखती है कि सैम पोजेस्ड हो चुकी है और वो अचानक डीना के पेट में चाकू मार देती है। डीना जमीन पर गिर जाती है। वहीं जोश बेसमेंट में तेज म्यूजिक सुनते हुए इंटरनेट पर चैट कर रहा होता है और उसे खबर भी नहीं होती कि डीना अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है। थोड़ी देर बाद जोश को लगता है कि कोई कमरे में आया है और जब वो पलटता है तो डीना खड़ी होती है। वो उसे ऊपर ले जाकर दिखाती है कि सैम अब पूरी तरह एविल एंटिटी के वश में आ चुकी है और इसीलिए उसे बांध कर रखा गया है। डीना वादा करती है कि वो उसे वापस ले आएगी और यहीं पर मूवी खत्म होती है एक लाइन के साथ, टू बी कंटिन्यूड। और इस ट्रेलॉजी का अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी, तो जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।